हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अब प्रत्येक दिन की तरह आज फिर हम एक क्वेश्चन पेपर लेकर आपके समक्ष आए हैं। ये यूजीसी नेट प्रवेश ईयर का क्वेश्चन पेपर है और आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना एक क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पेपर 13 क्वेश्चन पेपर हमारे हो चुके हैं। ये 14वां क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर से आशा रखती हूँ कि आपको कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिल रही होगी। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, फिर भी थोड़ा समय का अभाव होता है तो बहुत कुछ नहीं बता पाती हूँ। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, महापंडित राहुल सांकृत्य ने इनमें से किस कवि का हिंदी का पहला कवि माना है। महापंडित राहुल सांकृत्य ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। विकल्प है स्वयंभू, सरहपाद, पुष्पदंत, गोरखनाथ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी को पता है कि कमेंट करके आपको आंसर देना है। चारों विकल्प आपके पास हैं, कमेंट कर आपको आंसर देना है और अपने स्कोर का पता लगाना है। अंत में सभी मेरे साथ स्कोर भी शेयर करेंगे, तो सही आंसर का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सरहपाद। राहुल सांकृत्य ने पहला कवि किसे माना है, सरहपाद को माना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संदेश डऊ सबिथरऊ पई मई कहणु न जाई, जे कालंगुली मुदंडऊ को बाणी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। विकल्प है विमल सूरी, अधहमान, हेमचंद्र, दामोदर भट्ट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा बी, अब्दुल रहमान। दोस्तों, चाहे अब्दुल रहमान का हो चाहे अदहमान का हो, उसी का नाम अब्दुल रहमान का ही नाम है, अदहमान। और इनकी जो संदेश रासक थी, संदेश रासक से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। किसका कथन है। विकल्प है जॉर्ज गिरियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर अधिक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं हैं। विकल्प है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमान चरित और पार्वती मंगल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, हनुमान चरित। हनुमान चरित के लेखक कौन है, रायमल पांडे। रायमल पांडे। रायमल पांडे की है कौन सी, आपकी हनुमान चरित। बाकी तीनों किसकी हैं, आपकी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। किसका कथन है। विकल्प है श्याम मनोहर पांडे, चंद्रावली सिंह, विजयदेव नारायण शाही और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही। सी आंसर हो जाएगा। जायसी पहले कवि हैं और बाद में सूफी हैं। यह कथन किसका था, आपका विजयदेव नारायण शाही का। अगला क्वेश्चन है, यशोदा कहाँ कहो ही सी बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मों
पै कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? विकल्प है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, चतुर्भुज दास। ये पंक्तियां किसकी हैं? चतुर्भुज दास की। बहुत ही चतुराई से कहती है ना कि तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहे नहीं जात, कि तुम्हारे सुत के कर्तव्य मेरे से कहे नहीं जा रहे। ये बड़े ही चतुराई के साथ पेश किए जा रहे हैं वाक्य। तो क्या है ये? डी आंसर हो जाएगा चतुर्भुज दास का। बस याद रखें चतुराई से थोड़ा सा, किसकी हो जाएगी? चतुर्भुज की। अगला क्वेश्चन देखें। अधर मधुरता कठिनता कूच, तीक्ष्णता त्योहार, तीक्ष्णता तयोर, इस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? विकल्प है चिंतामणि, भिखारीदास, जसवंत सिंह, बेनी प्रवीण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा भिखारीदास। भिखारीदास। दोस्तों अगर भिखारीदास के जन्म की बात करते हैं तो कुछ डिबेट आप लोगों में चल रहा था। भिखारीदास का जो जन्म है वो फिक्स हमें कहीं नहीं मिलता है कि भिखारीदास का जन्म कब हुआ। अगर आप अलग अलग चीज़ों में देखोगे तो इनका अलग अलग है, लेकिन जो 50 है वो इसका रचना काल है, जन्म काल नहीं। क्या है? रचना काल है। जो 1850 लिखवाया गया ये इसका रचना काल है, जन्म काल नहीं है। इनके जन्म काल को लेकर बहुत अधिक मतभेद हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। फिर भी भिखारीदास का जो जन्म है वो बता देते हैं। भिखारीदास का जन्म आपको कब करना है? 1705 कर लेना है। लगभग 1705 1707 भिखारीदास का जन्म हो जाएगा। जो 1850 लिखवा रखा है आपको, 1750 लिखवा रखा है, सॉरी, जो 1750 लिखवाया हुआ है वो रचना काल है। इनका जन्म हो जाएगा लगभग 1705। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? विकल्प है स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्व्यक्तिकता, ऐतिहासिकता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, स्वच्छंदता। जो स्वच्छंदता थी वो आपकी रीति मुक्त कविता की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इनमें से स्वच्छंदता। रीति मुक्त इसीलिए क्योंकि वो स्वच्छंद थे और स्वच्छंद रूप से कविताएं लिखते थे। उन्होंने किसी भी रीति का पालन नहीं किया, इसलिए वो रीति मुक्त कहलाए। कौन कौन थे रीति मुक्त ये आप अच्छे से जानते हो। आलम, घनबोध, ठाकुर, द्विजीय। आपके चारों क्या माने जाते हैं? रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एकांत संगीत किसकी रचना है? विकल्प है श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, महादेवी वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, हरिवंश राय बच्चन। एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन की है। बच्चन की सभी रचनाएं मैंने आपको अच्छे से याद करवा रखी हैं कोड से, और उनकी डेट भी आपको याद करवाई हुई है। तो देखो ये बच्चे हैं, है ना, और ये कोड हमने बनाया था, बच्चे तेरी हार होगी, तेरा हार है इनकी, तेरी हार होगी यदि मधुबाला के चक्कर में मधुशाला जाएगा और मधु कलश पिएगा, है ना। और इसके आगे की फिर सारी रचनाएं आपको कोड से करवा रखी थी। फिर क्या होगा? एकांत संगीत होगा, है ना। फिर पूरा कोड आपको याद है, ज़्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूँगी। बाकी ये सभी कोड से आपको याद करवाए हुए हैं। सतरंगिनी होगी, फिर एकांत में संगीत बजेगा, है ना, फिर जाल समेट दिया जाएगा, बुध नाच घर में। सारी रचनाएं आपको कोड से इसकी करवा रखी हैं। तो एकांत संगीत किसकी हो जाएगी? हरिवंश राय बच्चन की। कब की हो जाएगी? 1939 की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन है, दुखिनी बाला नाटक के लेखक हैं। विकल्प है श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राधा कृष्ण दास। दुखिनी बाला किसका है, राधा कृष्ण दास का नाटक है। राधा कृष्ण दास के नाटक भी आपको कोड से करवाए हुए हैं, यानी ट्रिक से अच्छे से करवाए हुए हैं, तो सभी जानते ही होंगे कि दुखिनी बाला किसका है, राधा कृष्ण दास का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है। विकल्प है आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी और गरीबी हटाओ। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। आंसर सभी ने दे ही दिया, क्या हो जाएगा, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ किसका है आपका, रविंद्र कालिया का। किसका हो जाएगा, रविंद्र कालिया का हो जाएगा। कहानी संग्रह पूछा इसने, गरीबी हटाओ कहानी संग्रह किसका हो जाएगा, रविंद्र कालिया का। बाकी सारे किसके हैं आपके, फणीश्वरनाथ रेणु के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। विकल्प आपके समक्ष दिए जा रहे हैं, निर्वासित, परख, त्यागपत्र, अंतराल। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है कि मृणाल किस उपन्यास का पात्र है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, त्यागपत्र। मृणाल किसका है, त्यागपत्र का। त्यागपत्र किसका है आपका, जनेंद्र का। किसका है, जनेंद्र का है। और कब का है त्यागपत्र, 1937 का। और इसका पात्र है मृणाल है, कौन है, प्रमोद है, शीला है। ये तीनों पात्र इसके प्रमुख पात्र हैं, प्रमोद, शीला और मृणाल। ये सभी किसके हैं, त्यागपत्र के। ये जैनेन्द्र का त्यागपत्र है और 1937 की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है। विकल्प है आवा, सम्रांगण, अनित्य, अंतरवर्षी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा आवा। आवा किसका है आपका, चित्रा मुदगल का। चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल का है आवा। कब का है, 2000 का। सभी जानते ही हैं कब का हो जाएगा, 2000 ईस्वी का हो जाएगा। और इसमें बम्बई के मजदूर संगठनों का जीवन संघर्ष दर्शाया गया है। ये बम्बई के मजदूरों पर आधारित है, ये सभी जानते ही हैं आप। 2000 की ये रचना है। अनित्य रचना किसकी है, मृदुला गर्ग की। अनित्य किसकी हो जाएगी, मृदुला गर्ग। सम्रांगण किसकी हो जाएगी आपके, मेरुनिशा परवेज की। और अंतर्वर्षी किसकी हो जाएगी, उषा प्रेमवदा की। ये प्रेमवदा की हो जाएगी आपकी। और सम्रांगण किसकी है, मेरुनिशा की, मेरुनिशा। ठीक है, देख लीजिए आप। उन्हें आवा जो है वो चित्रा मुदगल की रचना है 2000 की, और इसमें बम्बई के मजदूर संगठनों का वर्णन दिया गया है। अनित्य है ये मृदुला गर्ग की रचना है। सम्रांगण है ये मेरुनिशा परवेज की है। और अंतर्वर्षी किसकी है, प्रेमवदा की है, उषा प्रेमवदा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है आपका। और ये कब का है? ये 1904 या 5 मिलती है। और ये सभी जानते ही आप कि ये लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? विकल्प है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, बाबू राधा कृष्ण दास और बाबू गदाधर सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास नागरिक प्रचारणी सभा के क्या थे? सभापति थे। और क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा जाता है हमसे कि नागरिक प्रचारणी सभा के संबंधित कौन कौन है। तो देखो, बाबू श्याम सुंदर दास आता है, दूसरा आता है पंडित रामनारायण मिश्र और तीसरा आ जाता है शिव कुमार सिंह। याद कैसे किया था हमने? कोड से याद किया था ना, राम श्याम और शिव। राम श्याम शिव तीनों किसके हैं? नागरिक प्रचारणी सभा से संबंधित हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास तो क्या है? इनके सभापति हैं। उनके साथ दो और कौन होते हैं? पंडित रामनारायण मिश्र होते हैं और शिव कुमार सिंह होते हैं। राम श्याम शिव तीनों के तीनों किसके हैं? नागरिक प्रचारणी सभा काशी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? विकल्प आपके समक्ष हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी। आप सभी जानते ही हैं जो पूर्ण विराम है ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया, बाकी सारे अंग्रेजी से लिए गए। अंग्रेजी में पूर्ण विराम कैसे लगता है? अंग्रेजी में पूर्ण विराम इस तरह से लगाया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है इस तरह से पूर्ण विराम होता है, तो ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। हिंदी का पूर्ण विराम इस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? विकल्प हैं पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आप सभी जानते हैं लय क्या है आपका कि का पार्श्विक वर्ण कहलाता है। पार्श्विक वर्ण वह वर्ण होता है जिनको बोलते समय जो जीभा होती है इसके दोनों पार्श्व दोनों साइड उठकर ऊपर लग जाते हैं। जिनका उच्चारण करते समय जीभा के दोनों साइड उठकर ऊपर लग जाते हैं, दोनों पार्श्व उठकर ऊपर लग जाते हैं, पार्श्विक कहलाता है लय। प्रकंपित कौन सा? प्रकंपित या लुंठित कहो कौन सा होता है आपका? रह, जिसका उच्चारण करते समय जीभा लुढ़क कर नीचे गिर जाती है, उसमें बहुत अधिक कंपन उत्पन्न होता है, तो यह लुंठित या प्रकंपित कहलाता है। उच्छिप्त की बात करते हैं तो जानते ही हैं दो उच्छिप्त होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं? एक तो ढ होता है और एक अड़य होता है। ये दोनों ही आपके उच्छिप्त कहलाते हैं। संघर्षहीन कौन होते हैं? आपके सारे स्वर होते हैं, ये संघर्षहीन पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ए, पार्श्विक। लय क्या है आपका? पार्श्विक है। अगर फिर भी तो कन्फ्यूजन है तो मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उच्चारण स्थान करवाए हुए हैं, अच्छे से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सभी के उच्चारण करवा रखे हैं, वर्णों के प्रकार करवा रखे हैं, वो दोनों वीडियो आप देखिएगा, आराम से आप
निकाल दोगे। व्यंजन में चले जाइएगा, सबसे पहले आप व्यंजन की देख लीजिएगा, व्यंजन का वर्गीकरण, तो उस समय आपके समक्ष ये अच्छे से दिए गए हैं। और अवश्य आप वहाँ जाकर एक बार देखिए ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? विकल्प है श्लेष, विवक्षा, उपमा, वक्रोक्ति। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा सी, उपमा अलंकार। जो उपमा अलंकार है ये कैसा है? आपका अर्था अलंकार है। कैसा है? अर्था अलंकार है। उपमा कैसा है? अर्था अलंकार है। तो ये आपका, इसने पूछा शब्द अलंकार कौन सा नहीं है, तो उपमा अर्थालंकार है। शब्द अलंकार वो अलंकार होते हैं जिसमें शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, और अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। तो उपमा जो है वो एक अर्थालंकार है, बाकी तीनों आपके ये शब्द अलंकार है। आगे देखिए, आगे है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? विकल्प है भट्टनायक, श्री शंकुक, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। आप सभी जानते हैं भट्टनायक ने भुक्ति, अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। कोड से अच्छे से याद करवा रखा है आपको कि उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी, भट्टनायक ने भुगती, अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। तो अभिनव गुप्त की क्या हो जाएगा? अभिव्यक्तिवाद। उत्पत्ति की लोह, लोह से लोलट याद रहेगा, तो उत्पत्तिवाद किसका था? लोलट का था। शंकुक ने अनुमति दे दी, तो शंकुक का क्या हो जाएगा? अनुमतिवाद हो जाएगा। भट्टनायक ने भुगती, तो भुगतिवाद किसका? भट्टनायक का। अभिनव गुप्त का की अभिव्यक्ति, तो अभिनव गुप्त का क्या हो जाएगा? अभिव्यक्तिवाद। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, चंदन बाला रास, रेवती गिरी रास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास और रेवती गिरी रास। श्रावकाचार कब का है? श्रावकाचार कब का है? आपका 933 का। भारतेश्वर बाहुबली रास कब का है? 1184 का। चंदन बाला रास कब का है? लगभग 1200 ईस्वी माना जाता है। और रेवती गिरी रास कब का है? 1231 का है। आप सभी जानते हैं श्रावकाचार किसका है? आपका देवसेन का है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसका है? शालिभद्र सूरी का है। चंदन बाला रास किसका है? आसगू का है। और रेवती गिरी रास किसका है? विजयसेन सूरी का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। पुनः देख लीजिए, श्रावकाचार 933, भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी, चंदन बाला रास 1200 ईस्वी और रेवती गिरी रास 1231 ईस्वी माना जाता है।
और फिर भी ये कहूँगी कि अगर ये याद नहीं रहते हैं किसकी रचनाएं हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो है, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये याद करवाए गए हैं। जैसे मैं कहूँ कि भारतेश्वर बाहुबली रास है, किसका है? शालिभद्र सूरी का। तो एक अच्छा सा कोड हमने बना रखा है, सभी का इसी प्रकार आसान कोड से आपको करवाए हुए हैं कि शाली को जीजा कैसा चाहिए? बाहुबली चाहिए, यानी कि शालिभद्र में शाली आया और बाहुबली रास में बाहुबली आया। तो बस हम याद रख लें कि शाली को जीजा कैसा चाहिए? बाहुबली चाहिए, तो हमें रचनाएं याद हो जाए। इसी प्रकार से आसान लॉजिक के साथ सभी रचनाएं याद करवा रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। विकल्प है अलंकार सर्वस्व, अलंकार कोशकुतुम, अलंकार सार संग्रह और काव्य अलंकार। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, काव्य अलंकार। काव्य अलंकार किसका था? भामह का। कब का? छठी सदी का। काव्य अलंकार सार संग्रह किसका था आपका? उद्भट का। उद्भट का कब का था? उद्भट 8वीं सदी के थे, तो ये लगभग 8वीं सदी का था। अलंकार सर्वस्व किसका था? आचार्य रुयक का। तो रुयक कौन सी सदी के थे आपके? 12वीं सदी के। सॉरी। अलंकार कौस्तुभ किसका था आपका? आचार्य विश्वेश्वर का। ये था आचार्य विश्वेश्वर। आचार्य विश्वेश्वर का था। और आचार्य विश्वेश्वर का जन्म काल मुझे याद नहीं है, तो ये लगभग आपके शायद 14वीं सदी के आसपास के हैं। आंसर हो जाएगा डी, काव्य अलंकार। ये हमें रचनाकारों के आधार पर हम एडजस्ट कर रहे हैं। काव्य अलंकार किसका था आपका? भामह का। भामह का जन्म जो है वो छठी सदी माना जाता है, तो लगभग ये रचना भी कौन सी की होगी? छठी सदी की होगी। काव्य अलंकार सार संग्रह, ये आप जानते हो बहुत आसान कोड से आपको करवा ही रखा। सारे सार को संग्रहित करके क्या हो जाता है? उदय हो जाता है, उद्भट का है। अलंकार सर्वस्व, हमें सर्वस्व मिल जाता है कब? जब रात के 12 बजे हम रुई के तकिए पर सोते हैं, तो रुई से हमें रुयक याद हो गया, सर्वस्व से सर्वस्व। तो अलंकार सर्वस्व किसका हो जाएगा? रुयक का। अलंकार कौस्तुभ किसका है? विश्वेश्वर का है, आचार्य विश्वेश्वर का। लगभग 14वीं सदी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है। विकल्प आपके समक्ष दिए ही गए हैं दोस्तों। फिर कहना चाहूंगी, इधर देखिए कि आप आंसर देने से पहले सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लाइक करना भूल जाते हैं, या फिर आपको मैटर अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, पेपर सोल्व करवाने का तरीका ठीक नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे सुझाव अवश्य दें। नहीं तो वीडियो को सभी लाइक अवश्य कर दिया करें। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। ये दोस्तों अब देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले आ जाएंगे जॉन ड्राइडेन, कब के हैं? 1631 का जन्म है। कोलरिज का कब का है? 1772। मैथ्यू अर्नाल्ड का कब का है आपका? 1822। 1822। क्रोचे का कब का है? 1866। आंसर हो जाएगा डी। पुनः देख लीजिएगा, जॉन ड्राइडेन 1631, कोलरिज 1772, मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 और क्रोचे 1866 के हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प है घराऊ घाट, घराऊ घटना नहीं है, ये घराऊ घाट है, स्वतंत्र रामा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, घराऊ घाट जो है वो किसका है आपका, भुवनेश्वर मिश्र का है। कब का है आप सभी को याद ही होगा, 1894, सॉरी 1900 नहीं, 1894 का। घराऊ घाट किसका हो जाएगा आपका, घराऊ घाट भुवनेश्वर मिश्र का हो जाएगा। कब का हो जाएगा, 1894 का। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी सभी जानते ही हो आप लोग, किसका हो जाएगा कि कमेंट करके आप बताएंगे। डेट कब की है इसकी, 1899। किसका है सभी कमेंट करके बताएंगे, स्वतंत्र रामा और परतंत्र लक्ष्मी किसका। उसके बाद अद्भुत प्रायश्चित, अद्भुत प्रायश्चित किसका है, ब्रजनंदन सहाय का है। कब का है, 1901 का, 1901। और अंगूठी का नगीना किसका है, किशोरीलाल का है। कब का है, 1918। हाँ जी, स्वतंत्र रामा परतंत्र लक्ष्मी ये है किसका, ये उपन्यास किसका है, ये आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। लाइक करना शायद भूल जाएं, लेकिन इस प्रकार के कमेंट करना न भूलिएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर हम कमेंट करते हैं और लिखते हैं तो जितनी बार लिखते हैं ना वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में उतनी स्थायी हो जाती है। तो मेरा मकसद ये नहीं कि बस कमेंट इकट्ठे करना है, लेकिन साथ साथ इसमें आपका भी फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा बार लिखेंगे उतना ही ज़्यादा हमें याद रहेगा। आप समझ लेते होंगे कि मैम आपको इतनी डेट याद कैसे हैं, भाई बार बार लिखते हैं। नहीं, मैं बोल के बता सकती हूँ आपको, मैं फिर भी स्क्रीन पे आपको लिख के दिखाती हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि बार बार लिखने से ये हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग भी लिख के आंसर दिए, साथ साथ लिख कर ही आंसर दीजिए ताकि आपको ये अच्छे से याद रह जाए। और जब लिखने की हमारी हैबिट बन जाती है तो वहाँ जो रफ पेज मिलता है, क्वेश्चन को देखा फटाफट हम उस पर लिख लेते हैं और लिख कर सही आंसर दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब लिखते हैं ना तब हमारे मस्तिष्क में आता है अच्छा ये ऐसे था। तो इसलिए लिखने की आदत डाल लें, क्योंकि देखो आप लोग ये प्रोफेसर हैं हो, और प्रोफेसर जो है उसको लिखाई से बचना नहीं चाहिए, ये आप भी अच्छे से जानते हो। तो लिखकर हमें आंसर देना चाहिए। जल्दी से दीजिएगा, स्वतंत्र रामा परतंत्र लक्ष्मी। मैं सिर्फ आंसर देने के लिए वही बोलती हूँ जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जो सभी को याद होने चाहिए, उसी को आपके लिए बोलती हूँ कि जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, और सभी को याद होने भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है अपने अपने पिंजरे, झूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, अपने अपने पिंजरे, 1995, 1995 की। किसकी है, नमिश राय की। अपने अपने पिंजरे किसकी है, नमिश राय की आत्मकथा है, 1995 की। झूठन कब की है, 1997। झूठन कब की है, 97। किसकी है, आप अच्छे से जानते हो किसकी है, ये वाल्मीकि की है। और मुर्दहिया कब की है, मुर्दहिया 2010। किसकी है मुर्दहिया, तुलसी राम की। शिकंजे का दर्द किसकी है, टाकभोरे की, 2011।
ये सभी क्या हैं, आपकी आत्मकथाएं हैं। अपने अपने पिंजरे किसकी है, नैमिष की है। जूठन किसकी है, वाल्मीकि की है। मुर्दैया किसकी है, तुलसी राम की है। दोस्तों दोनों विकल्प में देगा, अगर पूछा ये किसकी है तो दोनों देगा, तुलसीदास भी और तुलसी राम भी। तो ये तुलसीदास की नहीं, किसकी है, तुलसी राम की है, 2010 की। और शिकंजे का दर्द किसका है, टाकभोरा का, 2011 का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प है मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, मेला आंचल। आप सभी जानते हो कब का है, 1954 का। मेला आंचल 1954 का। परती परिकथा कब का है आपका, 1957 का। दीर्घ तपा कब का है, तपा से हमने 63 याद किया था, 63 का। जुलूस कब का है, 65 का। और आगे कितने चौरैये, बाबू पलटू रोड, ये सभी आपको अच्छे से कोड से याद करवा रखे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह को सही अनुक्रम में लिखिए। विकल्प है सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, फांसी। फांसी को अगर देखें तो कब की, 1929 किसकी है, किसका कहानी संग्रह है फांसी, जैनेन्द्र का, जैनेन्द्र। बिखरे मोती 1932, कितने मोती बिखर गए थे, हमने याद किए थे, कितने मोती बिखरे, 32, किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान की। सतमी के बच्चे, कितने बच्चे थे, 32 मोती बिखर गए थे, ऐसे याद किया। सतमी के बच्चे कितने थे, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने थे, 35। कब की है, 1935 की। किसकी है, सांकरतैन, राहुल सांकरतैन की। दो बाके कब की है, 36 की है, 1936 की दो बाके है। किसकी है दो बाके, भगवती चरण वर्मा की। फिर पुनः देख लीजिएगा, फांसी 1929 जैनेन्द्र की का कहानी संग्रह है। बिखरे मोती 1932 का है, किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। सतमी के बच्चे 1935 किसका है, सांकरतैन का है। और दो बाके 1936 भगवती चरण वर्मा का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त। कब के हैं, सियाराम शरण गुप्त 1895 के। पता है जन्म कब का है इनका, 1895 का है। उसके बाद है सोहनलाल द्विवेदी 1906, श्याम नारायण पांडे 1907, और रामधारी सिंह जानते हो कब का है, 1908 का। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पुनः देख लीजिए, सियाराम शरण गुप्त 1995, सोहनलाल द्विवेदी 1906, श्याम नारायण पांडे 1907 और रामधारी सिंह दिनकर 1908। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दैनंदिनियों या डायरियों का सही कालक्रम है। विकल्प हैं मेरी कॉलेज डायरी, प्रवासी की डायरी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है, आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा हमारा सी, दैनंदिनी। ये दैनंदिनी है, दैनंदिनी। ये जो दैनंदिनी है ये है किसकी? आपकी सुंदरलाल त्रिपाठी की। किसकी है? सुंदरलाल त्रिपाठी की है। लेकिन इसकी डेट दोस्तों मुझे याद नहीं आ रही है, अगर आप में से किसी को याद है तो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन है ये किसकी? सुंदरलाल त्रिपाठी की। डायरी के पन्ने आप जानते ही हो। देखिए, डायरी के पन्ने और डायरी के कुछ पन्ने दोनों ही किसकी हैं? आपकी घनश्याम दास बिड़ला की। डायरी के पन्ने और डायरी के कुछ पन्ने दोनों ही घनश्याम दास बिड़ला की हैं। और डायरी के पन्ने है 40 की। डायरी के पन्ने पूछे जाए तो 40 की है, और डायरी के कुछ पन्ने पूछे जाए तो कब की है? 1931 की है। डायरी के कुछ पन्ने गोलमेज जो सम्मेलन था उसके ऊपर आधारित है आपकी। डायरी के कुछ पन्ने 1931 की। और डायरी के पन्ने पूछे जाए वो भी है तो किसकी? बिड़ला जी की ही। किसकी है? आपके घनश्याम दास बिड़ला की ही है। लेकिन वो कब की है? 1940 की है। आगे देखिए, मेरी कॉलेज डायरी, ये सभी जानते ही हो आप कि मेरी कॉलेज डायरी कब की है? 1954 की। किसकी है? धीरेन्द्र वर्मा की। प्रवासी की डायरी भी सभी जानते हो आप, कब की है? 1971 की। किसकी हो जाएगी? बच्चन सिंह की। तो बस दोस्तों मुझे दैनंदिनी की डेट याद नहीं आ रही है। यदि हाँ, ये लगभग दैनंदिनी अभी कन्फर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है शायद ये 1945 की हो। लेकिन 1945 पे तो हमारा आंसर नहीं बैठ रहा है। तो दोस्तों ये फिक्स मुझे याद नहीं आ रही है। अगर आप में से किसी को याद है दैनंदिनी तो अवश्य आप होगी सुंदरलाल त्रिपाठी की। लेकिन डेट याद मुझे नहीं आ रही है कि इसका प्रकाशन वर्ष कब का है। अगर आप में से किसी को याद हो तो अवश्य कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका और लास्ट है सरस्वती। तो सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। इनका सही क्रम हमें बताना है। ये बाकी विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। दोस्तों सभी समझ ही गए होंगे। इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ये कब प्रकाशित होने लगी थी? 1873 में। हरिश्चंद्र मैगजीन कब? 1873 में। जानते हैं किसकी है? बाबू हरिश्चंद्र की है। आनंद कादम्बिनी किसकी है? प्रेमघन की। कब प्रकाशित होने लगी थी? 1881 में। नागरी प्रचारणी पत्रिका किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। कब प्रकाशित होने लगी थी? 1896 में। और सरस्वती कब प्रकाशित होने लगी? 1900 में। और 1900 में इसका प्रकाशन कौन 1900 में जो ये कहें कि ये डायरी है, 1900 में डायरी ये जो पत्रिका है 1900 में किसके द्वारा निकाली गई थी? चिंतामणि घोष के द्वारा। 1900 में चिंतामणि घोष थे, लेकिन 1903 में इसका कार्यभार किसने संभाल लिया था? M.A. द्विवेदी ने। तो बस हमें अगर 1900 की पूछे, कई बार ये पूछ लेता है कि सरस्वती जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 है, इस समय इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इस समय इसके जो कार्यभार था इसका वो किसने संभाला था? आपकी चिंतामणि घोष ने। और 1903 में इसका कार्यभार किसने ले लिया था? M.A. द्विवेदी ने ले लिया था। और उसके बाद भी आपको डिटेल से लिखवाया ही हुआ है कि कौन कौन इसमें सम्मिलित हुए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना दी गई है, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं, और इस सभी को हमें सुमेलित कर बताना है।
और सही कोड का चयन कर आंसर देना है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। सूची 1 में है जयमंक जसचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार्य, नेमिनाथ। सूची 2 में है देवसेन, मधुकर कवि, सुमति गणी, चंद्रबरदाई और पुष्पदंत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। और दोस्तों, ये आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी के लिए आंसर देना भी अनिवार्य है। आप लोग आंसर नहीं देते हो, अगर इनके आंसर नहीं दोगे तो भाई दोगे किसके फिर। और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपने गलत किए तो समझ लो आप रेस में बहुत पीछे रह जाओगे। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सभी ने चुन ही दिया होगा, आप जानते हो। जयमंक जसचंद्रिका किसकी हो जाएगी, मधुकर कवि की। पृथ्वीराज रासो सभी जानते हो, चंद्रबरदाई। श्रावकाचार्य किसकी है, देवसेन की। नेमिनाथ किसकी है, सुमति गणी की। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, रसमंजरी, भक्त नामावली। सूची 2 में है रसखान, सूरदास, हित हरिवंश, नंददास, ध्रुवदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही हैं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। देखिए, साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास जी की फेमस रचना है। प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की है। रसमंजरी किसकी है, रसमंजरी किसकी हो जाएगी आपकी, नंददास की। और भक्त नामावली किसकी हो जाएगी, ध्रुवदास की। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित करना है। सूची 1 में है आलम, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव। सूची 2 में है सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार लतिका सौरभ, माधवलाल कामकंदला, ठाकुर ठसक और इश्कनामा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही आसान रचनाएं हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। सभी जानते ही हैं कि आलम की कौन सी हो जाएगी, माधवा नल काम कंदला। चरित मत लगा देना, इसके आगे चरित लग जाएगा तो किसकी हो जाएगी, कमेंट करके बताओ जल्दी से। आलम की क्या हो जाएगी, माधवा नल काम कंदला। घनानंद की कौन सी हो जाएगी, घनानंद की सुजान हित प्रबंध। ठाकुर की कौन सी हो जाएगी आपकी, ठाकुर ठसक। द्विजदेव की कौन सी हो जाएगी, श्रृंगार लतिका सौरभ। इश्कनामा किसकी रह गई, सभी जानते ही हो, किसकी, बोधा जी की। आंसर हो जाएगा सी। कोड बनाया था ना हमने, इश्क का नाम लेकर बोया बीज खेत में, है ना। खेत में बीज बोया क्या, इश्क का नाम लेकर। इश्क नामा, इश्क लता नहीं, इश्क नामा, बोधा जी की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है एक पतंग, यहाँ से देखो, बात बोलेगी, आत्मजयी। सूची 2 में है शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है, आंसर दीजिए। इधर इस साइड में आपके कोड दिए गए हैं, कोड में से सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है।
हो गया होगा सभी का मैच। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। सभी जानते हैं आंसर डी। देखिएगा एक और मिलान कर देते हैं कि एक पतंग किसका है। एक पतंग किसका हो जाएगा? अशोक वाजपेयी का। आप सभी जानते हैं, कोड से आपको अच्छे से याद कर रखा है कि अशोक जी कहते हैं। खैर अब भी क्या है, संभावना है ना। एक पतंग आकाश में उड़ रहा है, ये हमने कोड बनाया था, तो ये अशोक वाजपेयी की होगी। यहाँ से देखो किसकी हो जाएगी? केदारनाथ सिंह की हो जाएगी। बात बोलेगी, किसकी बात बोलेगी? शमशेर बहादुर सिंह की। आत्मजयी किसकी हो जाएगी? आपकी कुंवर नारायण की। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है सूखी डाली, कारवां, बादल की मृत्यु, एक घूंट। सूची 2 में है रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर प्रसाद। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। पैंतीस का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आप सभी जानते ही हो, सूखी डाली किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क की। कारवां किसकी हो जाएगी? कारवां किसकी हो जाएगी? विष्णु प्रभाकर जी की। बादल की मृत्यु किसकी है? रामकुमार वर्मा की। एक घूंट किसकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है मेरी आत्मकहानी, स्मृति की रेखाएं, माटी की मूर्तें, हरिश्चंद्र। सूची 2 में है राम वृक्ष बेनीपुरी, शिवनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। सभी जानते ही हो आप कि मेरी मेरी आत्म कहानी किसकी है? आपके श्याम सुंदर दास की। स्मृति की रेखाएं हैं ये। स्मृति की रेखाएं किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा जी की। माटी की मूर्तें किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र की। और हरिश्चंद्र की कौन सी है आपकी? हरिश्चंद्र की कौन सी हो जाएगी? हरिश्चंद्र किसकी हो जाएगी? शिवनंदन सहाय की। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है ममता कालिया, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, अलका सरावगी। सूची 2 में एक जमीन अपनी, शेष कादम्बरी, एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स, जिंदा मुहावरे। सही विकल्प का चयन कर फटाफट आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप सभी जानते ही हैं कि ममता कालिया क्या है? एक पत्नी के नोट्स। ममता कालिया का क्या हो जाएगा? एक पत्नी के नोट्स हो जाएगा आपका। नासिरा शर्मा का क्या हो जाएगा? नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरे। चित्रा मुदगल का क्या हो जाएगा? एक जमीन अपनी। अलका सरावगी का क्या हो जाएगा? शेष कादम्बरी। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य शास्त्री और उनकी कृतियों, काव्य शास्त्री जो आचार्य हैं उनकी कृतियों को सम्मिलित करना है। एक तरफ दी गई हैं आपके पास ये कृति में है औचित्य विचार चर्चा, ध्वन्यालोक, श्रृंगार प्रकाश, काव्य मीमांसा। ये मीमांसा है।
और सूची 2 में है भटनायक, भोजराज, राजशेखर, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहे हैं इसी के आधार पे आंसर बता दीजिए जल्दी से। अब मुझे पता है आपको ये सभी को याद है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतने आसान लॉजिक के साथ याद करवा रखी है, इनको तो भूल ही नहीं सकते आप। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए। अब सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। पहली रचना थी हमारी औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा किसकी होगी? क्षेमेंद्र की। हमने कोड बनाया था, तुम्हारा औचित्य ही क्या है जो मुझे छेड़ते हो, तो औचित्य किसकी हो जाएगी? क्षेमेंद्र की हो जाएगी। दूसरी है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किसकी है? एक में जो इधर दिया गया था आनंदवर्धन की, आप जानते हो ध्वनि से बड़ा आनंद आता है, तो आनंदवर्धन की हो जाएगी। और श्रृंगार प्रकाश किसकी हो जाएगी? श्रृंगार प्रकाश भोजराज की। जब भोजन पे जाते हैं तो श्रृंगार करके जाते हैं ना, तो श्रृंगार प्रकाश है। काव्य मीमांसा किसकी हो जाएगी? राजशेखर की। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का उनके आलोचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शब्द और मनुष्य, अज्ञे वाग्यार्थ वैभव, लोकवादी तुलसीदास। और सूची 2 में है रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, परमानंद श्रीवास्तव। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों सभी आलोचनाएं आपको बहुत अच्छे से याद करवा रखी है, आंसर हमारा गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, और सभी कमेंट करके आंसर भी देंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसका है? शिवदान सिंह चौहान की। शब्द और मनुष्य किसका है? रमेश चंद्र शाह की आलोचना है। अज्ञेय वाग्यार्थ वैभव किसकी हो जाएगी? पुनः देख लीजिएगा एक बार। आंसर है हमारा कौन सा? आंसर हो जाएगा सी। एक बार मैच कर ले। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की। उसके बाद है शब्द और मनुष्य किसकी हो जाएगी दोस्तों? ये श्रीवास्तव की हो जाएगी, है ना। उसके बाद है हमारे पास अज्ञेय और वाग्यार्थ वैभव किसकी हो जाएगी? रमेश चंद्र शाह की। लोकवादी तुलसीदास किसकी है? सभी जानते ही हो, निर्मल वर्मा की। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है राठौड़ारी ख्यात, विराट पुराण, पुष्पदंत, जिनदत्त। सूची 2 में है सारंगधर पद्धति, उपदेश रसायन रास, उत्तर पुराण, गोरखनाथ, दयाल दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
देखिए दोस्तों, आंसर चुनने के लिए आपको भी लग रहा होगा मैम बहुत ही ज़्यादा संदेह बन रहा है, क्योंकि इसमें जो कोड दिए गए हैं ये कोड हमें गलत दे दिए गए हैं, जिसके द्वारा कोड ये हमारे क्या हैं, गलत हैं। तो एक बार हम वैसे ही मैच कर लेते हैं, इन कोड के हिसाब से हम मैच नहीं करेंगे, वैसे ही मैच कर लेते हैं हम। देखिए राठौड़ारी ख्यात किसकी हो जाएगी, आपके राठौड़ारी ख्यात है ये किसकी है, आपके दयाल दास की है। उसके बाद है हमारे पास ही पुष्पदंत, सभी जानते हो पुष्पदंत की कौन सी है, पुष्पदंत की ये यहाँ भी थोड़ा ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है भाई। जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी की कौन सी हो जाएगी, उपदेश रसायन रास हो जाएगी। और ये जो पुष्पदंत की कौन सी हो जाएगी, उत्तर पुराण हो जाएगी। और जिनदत्त सूरी की हो ही गई। और विराट पुराण ये रचना दे दी गई है, ये कवि होना चाहिए था हमारा यहाँ पे, तो देख लीजिएगा ये सारंगधर उधर दे दिया गया है। तो ये कुछ हमें राठौड़ारी ख्यात है किसकी है, दयाल दास की है, ये हमें पता ही है। पुष्पदंत की उत्तर पुराण हो जाएगी। और जिनदत्त सूरी की कौन सी हो जाएगी, उपदेश रसायन रास हो जाएगी। और इस सारंगधर पद्धति जो है वो कौन से कवि की है, इनके अंदर नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्थापना और तर्क। स्थापना है मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तर्क दिया गया क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, ए सही और आर बी सही। दोस्तों आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा मैम ये टाइपिंग में मिस्टेक क्यों होती है, भाई ये टाइपिस्ट मिस्टेक कर देता है। देखिए आप कहोगे मैम अच्छा टाइपिस्ट ले आइएगा, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आप लोग ना वीडियो शेयर नहीं करते हो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग मुझे देखें, तो मेरा मोटिवेशन बढ़े और उसके लिए मैं पैसे ज़्यादा खर्च करूँ। आप सभी जानते हैं ना इस बात को कि जब हमारी रुचि होती है तो उसके लिए हम कुछ भी खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों ये रुचि तो है, देखिए मेरा सब कुछ पढ़ाना ही है, चाहे आप रुचि कह सकते हो, चाहे मेरा शौक कह सकते हो, चाहे मेरा पद कह सकते हो, ये सभी पढ़ाने से ही संबंधित हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आप जानते हो कि आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का कितने लोग देख रहे हैं, यही मेरे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। हर व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए कोई ना कोई आधार तो अवश्य चाहिए होता है। तो आप इस लोगों का स्नेह जो है वही मेरे लिए आधार है। तो कहना चाहूँगी कि जल्दी से इसको ना हर वीडियो को आप शेयर भी कर दिया करो, जितने दोस्त ज़्यादा आपके दोस्त हैं देखने वाले सभी को फ़ायदा हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी का टाइम जाहिर कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। दोस्तों जो भी पढ़ने वाला है उसको मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार की वीडियो देखेगा तो उन्हें फ़ायदा होगा ही होगा। तो मेरे लिए भी अच्छा एक मोटिवेशन का कारण बन जाए। और दोस्तों इतना तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, जब आपके लिए इतना मैं कर रही हूँ तो इतना तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और भी अधिक अच्छे तरीके से वीडियो लेकर आ सकूँ। तो ये सभी आप लोगों का फ़र्ज़ है कि जल्दी से इसे आप कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य को नहीं। तर्क दिया गया क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों सभी को आंसर पता ही लग गया होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए सही आर गलत, क्योंकि दिया गया ए में दिया गया कि आंतरिक की जो भावना उसको बाहर प्रकाशित करता है और
आर में दिया गया कि बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है, तो सभी जानते हो बाह्य वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मन को स्थापना दी गई है, मन को अनुरजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। तर्क है क्योंकि कविता मनोविलासी की सामग्री है जिससे सहृदय अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे ही हृदय की मुक्त अवस्था कहा गया है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। ए और आर दोनों गलत, आप जानते हो दोनों ही गलत हैं दोस्तों। अंतिम लक्ष्य केवल जो है वो अंतिम जो लक्ष्य है वो केवल हमारा आनंद पहुंचाना ही नहीं है। और आर में भी दिया गया कि अपनी कुंठाओं से मुक्त होना ही बस हृदय की मुक्त अवस्था कहलाती है, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। तर्क दिया गया क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी। ए सही आर गलत। आप जानते हो काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करता है, उसके साधन में ही अहंकार का त्याग आवश्यक है। तर्क है क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का सही क्या हो जाएगा, ए भी सही और आर भी सही, सी आंसर। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे समक्ष ये पैराग्राफ दिया गया है, आप पैराग्राफ को पढ़िए और इस अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर फिर हम इनके क्वेश्चन करेंगे। पढ़िएगा इसे। तो क्वेश्चन हमारे समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भावों का व्यायाम और परिष्कार कब संभव है। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी। भावों का स्वाभाविक संबंध विश्व के विभिन्न रूप व्यापारों के साथ स्थापित होने पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है क्योंकि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है।
अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जाति जगत के साथ तारतम्य का अनुभव किसके कारण करती रहती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, हृदय के सामंजस्य के कारण। अगला क्वेश्चन है शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब होता है। क्वेश्चन नंबर 49, शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब होता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, लोक सामान्य की भावभूमि के से हृदय को मिलने से। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष है, हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दशा में संभव है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से। दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन और आशा रखती हूँ आप सभी को इससे फ़ायदा मिला होगा, अवश्य लाभ मिला होगा आप सभी को। और पुनः कहना चाहूँगी यदि आप सभी को लाभ मिलता है तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि मैं इसी प्रकार से मेहनत करती रहूं और आपके समक्ष आती रहूं। आप सभी जानते दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोफेसर हैं तो हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि सब कुछ आता है लेकिन इतनी जल्दी उसे दृष्टि पटल पर लेकर आना, उसे स्मृति पटल पर लेकर आना इतना आसान नहीं होता है। कोशिश करती हूँ, अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो दोस्तों आप भी मैनेज कर लिया करो। कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत कुछ दिया जाए। इसके लिए बस यही कहना चाहूँगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करो, अपने जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके पास शेयर करो ताकि वो लोग देखें और उन्हें भी फ़ायदा मिले। और चैनल सब्सक्राइब भी अगर आप में से किसी ने नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। कर ही रखा होगा ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि कर लीजिए, पर मुझे पता आप सभी ने कर ही रखा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने कर रखा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर उनसे भी करवा दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और हम इसी प्रकार से, ऐसा नहीं केवल नेट के बाद हम DSSB का कोर्स करेंगे, DSSB के बाद हम यहाँ जो परीक्षा निकलती रहेगी हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षा है मैं सभी की तैयारी आपको विश्वास के साथ करवाऊंगी। लेकिन दोस्तों बस उसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।